चल जल्दी जल्दी चल बलराम, वो तालाब रास्ते में ही पड़ने वाला है। और सुन, जैसे ही वो तालाब आए ना, अपने कदमों की रफ्तार तेज कर देना। अरे क्या कहूँ तुझको भी मैं, सबने कहा था कि दूसरे रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, पर तू है कि माना ही नहीं। पता नहीं क्या कहूँ तुझे, जल्दी जल्दी चल। ये सुनकर बलराम हंसने लगा। क्यों भाई, क्या अंदर से दुखी हो रही है क्या? डर लग रहा है क्या? बकवास मत कर हरिया। अरे मैं भी वैसे तो काफी समय से सुनता आ रहा हूँ कि उस तालाब में एक काला हंस रहता है जो सामने आकर सवाल पूछता है। अरे धात, अरे मूर्ख, काला हंस हो या सफेद हंस, कभी भी मनुष्य की आवाज में बात कर सकता है क्या? नहीं ना। बलराम इतना कह ही रहा था कि हरिया घबरा उठा। तालाब आ गया, जल्दी जल्दी चल, अरे जल्दी जल्दी चल बलराम, चल 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 चल। हरिया बलराम का हाथ पकड़कर लगभग भागने लगा, लेकिन अगले ही पल तालाब से रंग बिरंगी किरणें फूटी और वहाँ एक काला हंस प्रकट हुआ। काले हंस को देखकर हरिया और बलराम डर गए। तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा था रे हरिया, यहाँ तो सच में काला हंस रहता है। हे भगवान। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से तेजी से भाग रहे थे, लेकिन चाहे जितना भी तेजी से भागो, मुझसे नहीं भाग सकते। जब तक मेरे सवाल का उत्तर नहीं दोगे, यहाँ से नहीं जा पाओगे। देखो, हमें जाने दो काला हंस। हमने सुना है कि जिस किसी से भी तुम सवाल पूछते हो, वो अगर उत्तर नहीं दे पाया तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। देखो, हमें जाने दो। बगैर उत्तर दिए तुम दोनों तो यहाँ से नहीं जा सकते। चलो, अब मेरा सवाल सुनो। सच क्या है, जिसे देखना आसान हो या जिसे देखना मुश्किल हो? हरिया गहरी सोच में डूब गया। वही जिसे देखना आसान हो। सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जो दिखे वही सत्य है। हाँ, हरिया बिल्कुल सही कह रहा है, जिसे देखना आसान हो। तुमने दिया है गलत उत्तर। इतना कहते ही काले हंस की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं, जो हरिया और बलराम पर पड़ी और दोनों तालाब में गिरकर रंग बिरंगी रोशनी के साथ गायब हो गए। अगले ही क्षण काला हंस भी गायब हो गया। अगले दिन हरिया और बलराम के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव की चौपाल पर चर्चा होने लगी। गांव वालों, हरिया और बलराम ने जो गलती की वो तुम मत करना। अब से कभी भी जंगल में उस तालाब वाले रास्ते से मत जाना। वो काला हंस तुमसे भी सवाल पूछेगा और अगर गलत उत्तर दोगे तो तुम गायब हो जाओगे। हाँ, सही कह रहे हैं सरपंच जी। और हमें तो ये भी नहीं पता कि गांव वाले आखिरकार ये रहस्यमयी तरीके से गायब क्यों हो जाते हैं। ये तो अच्छा है कि गांव के सुखिया चाचा ने कुछ दिन पहले मोहन को गायब होते देखा था। उन्होंने देखा था कि काला हंस मोहन से सवाल कर रहा था और वो जवाब नहीं दे पाया, और बस फट दने तालाब में गिरकर गायब हो गया। बस उसी दिन से लोग गायब होने लगे। ये सुनकर सबके चेहरों पर डर फैल गया। तभी दुर्गापुर के बड़े व्यापारी धनीराम का पुत्र अशोक वहां पहुंचा और सबका मजाक उड़ाने लगा। सही बताऊं, तुम सब लोग ना एक नंबर के डरपोक हो। देखो, सीधी बात है, मैं तो उसी तालाब वाले रास्ते से जंगल जाऊंगा। अगर वहाँ काला हंस मेरे सामने आ गया तो अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। बड़ा आया, सवाल पूछना ही भूल जाएगा मेरे सामने। इतना कहकर अशोक चला गया। बड़ा आया, यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करेगा।
और अंदर जाकर अपने पिता की हवेली में मुंह छिपा लेगा। ये तो जंगल जाता ही नहीं है, बस गांव वालों का मजाक उड़ाने चला आता है। बेवकूफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी। ऐसे लोगों को बस गांव वालों को तंग करना आता है। हाँ, नहीं तो। थोड़ी देर बाद सभा खत्म हुई और सभी लोग अपने अपने घर चल दिए। उसी गांव में गौरी नाम की एक सुंदर लड़की थी जो अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। पिता बहुत बूढ़े थे, इसलिए गौरी ही जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती और घर चलाती। गौरी लकड़ियां लेकर लौट रही थी कि तभी अशोक रास्ते में आ गया। ओ गौरी, जरा इधर भी तो गौर फरमाओ। अरे भाई, कब तक अपने इन सुंदर सुंदर हाथों से ये बड़ी बड़ी भारी भारी कुल्हाड़ी चलाकर अपने हाथों की सुंदरता खराब करती रहोगी? अभी भी समय है, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। शादी कर लो मुझसे। अब देखो ना, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मान जाओ ना गौरी। तुझसे कितनी बार कहा है अशोक, मेरा रास्ता मत रोका कर। मेरे मन में तेरे लिए कोई प्रेम नहीं। आइंदा कभी बीच रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये सुनकर अशोक क्रोधित हो उठा। ए गौरी, मैं इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति धनराम का पुत्र हूँ। गांव की लड़कियां मुझ पर मरती हैं, समझी? तो जो लड़कियां तुझ पर मरती हैं, उनसे ही विवाह कर ले। मुझे तेरे अंदर कुछ भी खास नहीं दिखता। मुझे बस इतना पता है कि तेरा पिता धनी है, पर तू निठल्ला, निकम्मा, आवारा, सिर्फ अपने पिता की कमाई पर ऐश करता है। अशोक गुस्से से तिलमिला उठा और गौरी वहाँ से चली गई। गौरी गांव पहुंची और अपनी लकड़ियां बाजार में बेच दी। फिर थकी हुई घर की ओर चली गई। लकड़ियां बेच गौरी घर लौट आई और सारा धन अपने बूढ़े पिता के हाथ में रख दिया। अरे क्या हुआ गौरी, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? गौरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने सारी घटना बताई। जब देखो धनीराम का पुत्र मेरा रास्ता रोक लेता है। ये सुनकर बालकृष्ण की आंखों में उदासी छा गई। हाँ, मैं जानता हूँ वो मेरी लाचारी और काम चोरी का फायदा उठा रहा है। मैं कितना अभागा पिता हूँ। मुझे तेरे हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो उल्टा तुझ पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ। क्या करूँ? बीमार हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा हाथ काम नहीं करते। ये सुनकर गौरी के आंसू बह निकले। ऐसे मत कहिए पिताजी कि आप मुझ पर बोझ हैं। बचपन से मैंने माँ को नहीं देखा, हमेशा आपको देखा। आपने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। आप मुझ पर बोझ नहीं है। रहा सवाल अशोक का, उसे मैं देख लूंगी। इतना कहकर गौरी ने चूल्हा जलाया और गरम गरम रोटियां बनाने लगी। कुछ देर बाद बालकृष्ण खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह बालकृष्ण ने गौरी से कहा, गौरी, आजकल उस तालाब की चर्चा बहुत चल रही है। कहते हैं वहाँ एक काला हंस आतंक मचा रहा है। वो लोगों से प्रश्न पूछता है और जो भी उत्तर नहीं दे पाता वो गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि वो जरूर कोई राक्षस होगा। हाँ पिताजी, गांव में